हम आज सामाजिक समूह और उसकी विशेषताओं पर अध्ययन करें। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह की परिभाषा एवं अर्थ, सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह को विश्व के विचारकों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। सामाजिक समूह पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। सामाजिक समूह तभी बनता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो वो सामाजिक समूह नहीं है। जब दो व्यक्ति एक व्यक्ति क्रिया करता है तो दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस क्रिया और प्रतिक्रिया के होने के कारण अंतःक्रिया होती है और यही अंतःक्रिया जब लगातार चलती है तो सामाजिक क्रिया होती है और सामाजिक क्रिया के कारण सामाजिक संबंध बनते हैं। सामाजिक समूह तभी बन सकता है जब क्रिया और प्रतिक्रिया के अलावा हम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, तभी सामाजिक समूह बनते हैं, अन्यथा सामाजिक समूह नहीं बनते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी बस में या किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारी बातचीत सहयात्री से होती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है, सामाजिक क्रिया हो रही है, लेकिन सामाजिक समूह नहीं बनते। सामाजिक समूह इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये वार्तालाप सिर्फ यात्रा तक ही निर्भर होता है या यात्रा तक ही सीमित रहता है। जैसे ही यात्रा संपन्न हो जाती है, हमारा संबंध उस व्यक्ति से टूट जाता है। तो सामाजिक समूह के लिए एक दूसरे को सहयोग करना, हम की भावना होना, सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। तो विश्व के कुछ विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समूह की परिभाषा दी है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मैकाइवर और पेज की सामाजिक समूह पर दी हुई परिभाषा। मैकाइवर और पेज ने बताया कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या बताया कि व्यक्तियों का वो समूह जो सामाजिक संबंधों के कारण बनता है या सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है, उसे सामाजिक समूह की परिभाषा दी जा सकती है। अगली परिभाषा दी है वो है ऑर्बन तथा नीमकॉफ ने। ऑर्बन और नीमकॉफ ने बताया जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं
और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब एक समूह का निर्माण करते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ऑर्बन और नीमकॉफ ने बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में करीब आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर और दूसरे का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसके अगली परिभाषा है एडवर्ड सापीर की। एडवर्ड सापीर ने बताया कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। एडवर्ड सापीर ने क्या कहा है कि कोई ऐसा विशेष स्वार्थ होता है जो व्यक्तियों को या कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधे रखता है, उसे हम समूह कहते हैं। समूह कब बनता है? जब उद्देश्य समान हो, आवश्यकता समान हो। विद्यालय में, महाविद्यालय में, क्रीड़ा में, मनोरंजन में और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया, सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध बनते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक समूह जो है वो एक जगह न बनकर अनेक स्थानों पर बन जाते हैं। अब अगली परिभाषा है काउडर की। काउडर ने बताया कि समूह अनिश्चित संख्या में पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। तो काउडर क्या कहते हैं कि समूह में जरूरी नहीं है कि 2 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 7 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समूह के लिए जरूरी ये होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो। तो काउडर ने बताया कि अनिश्चित संख्या में जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध है, उस पारस्परिक संबंधों के कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी उसे समूह की संज्ञा दी जाती है। इसके अगली परिभाषा हॉट एंड रेस ने दी है। हॉट और रेस के अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। समूह क्या है? जो अंतःक्रिया में लीन रहते हैं, ऐसे झुंड को हॉट एंड रेस ने एक समूह का नाम दिया है। तो समूह क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह है जिसमें सामाजिक संबंध बनते हैं, हम की भावना होती है, सहानुभूति होती है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, तभी जाके समूह का निर्माण होता है। अन्यथा किसी भी कारण समूह का निर्माण नहीं होता। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक समूह की विशेषताओं पर कि सामाजिक समूह की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तियों की संख्या। जब तक मनुष्य सामाजिक क्रिया में शामिल नहीं होते, तब तक सामाजिक समूह नाम नहीं दिया जा सकता। और सामाजिक क्रिया जो होती है वो मनुष्य मनुष्य के बीच में होती है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में, या प्रकृति और मनुष्य के बीच में होने वाली क्रिया को प्राकृतिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया उसको कहते हैं जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में होती है। तो सबसे पहली विशेषता है कि मनुष्य की संख्या होना बहुत जरूरी है, या व्यक्तियों का संग्रह होना बहुत जरूरी है। दूसरी विशेषता है निश्चित संरचना।
विद्यालय समूह, महाविद्यालय समूह, क्रीड़ा समूह जो होते हैं उनकी एक निश्चित संरचना होती है। विद्यालय समूह में आपके समूह में कौन है? आपके मित्र। क्रीड़ा समूह में आप किससे रिलेटेड हैं? जो आपके साथ खेलते कूदते हैं। अब आते हैं तीसरी विशेषता पर, कार्यात्मक विभाजन। सामाजिक समूह की तीसरी विशेषता है कार्यात्मक विभाजन। हम अपने किसी मित्र के परिचित के विवाह में गए, तो विवाह में बहुत सारे कार्य होते हैं, सबको अलग अलग कार्य दे दिया गया। आप बारात का स्वागत करें, आप स्टेज के पास खड़े रहें, जहां भोजन करते हैं आप वहां रहे हैं। तो इस तरह से कार्यों का बंटवारा हो गया। तो समूह की एक विशेषता कार्यात्मक विभाजन भी होती है। चौथा है सामान्य हित एवं उद्देश्य। चौथी विशेषता है सामान्य हित एवं उद्देश्य। आपके मित्र कब बनेंगे? जब आप स्कूल में पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब विद्यालय के मित्र कब बनते हैं? जब आप स्कूल में पढ़ते हैं। और स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उद्देश्य आपका समान हो गया। और एक दूसरे को जब आप सहयोग करते हैं तो आप अपने हितों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। तो चौथी विशेषता सामान्य हित एवं उद्देश्य। पांचवी विशेषता एकता। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो उसे सामाजिक समूह से संज्ञा नहीं दी जा सकती। जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते, तब तक उसे सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। तो पांचवी विशेषता है एकता। एकता होना बहुत जरूरी है। छठी विशेषता ऐच्छिक सदस्यता। आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। व्यक्ति अपनी इच्छा से समूह बनाता है। जबरदस्ती यदि आपको सम्मिलित किया जाए तो उसे सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह तभी कहा जा सकता है जब आपकी इच्छा शामिल हो। इसी को ऐच्छिक सदस्यता कहते हैं। सातवां है स्तरीकरण। सामाजिक समूह में स्तरीकरण होता है, जिसमें ज्यादा योग्यता है वो उच्च योग्यता वाला कार्य करता है, जिसमें थोड़ी कम योग्यता है वो कम योग्यता वाला कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्यों को लेकर, व्यवहारों को लेकर, अभिव्यक्तियों को लेकर स्तरीकरण पाया जाता है। आठवीं विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक समूह वे व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में कार्य करते हैं, काम आते हैं। नवीं विशेषता है समझौता। जब तक आप आपस में मिलजुल कर कार्य नहीं करते तब तक सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होता। तो समझौता एक और विशेषता है सामाजिक समूह की। 10वीं विशेषता है सहानुभूति। सपोज आपका कोई मित्र
परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे साहस बनाएं, सहानुभूति रहे कि इस बार नहीं तो अगली बार वो उत्तीर्ण होगा। तो एक विशेषता और है, सहानुभूति। अब सामाजिक समूह में आखिरी जो विशेषता है वो है सामाजिक संबंध। जब तक सामाजिक संबंध नहीं बनते तब तक सामाजिक समूह नहीं बनता। और सामाजिक संबंध कब बनते हैं ये मैं बता चुका हूं आपको, एक बार और बता रहा हूं। जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, और क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंतर संबंध या अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया जब लगातार चलती है तो सामाजिक क्रिया होती है, और सामाजिक क्रिया जब होती है तो सामाजिक संबंध बनते हैं, और इसी सामाजिक संबंध के बनने के कारण सामाजिक समूह बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक समूह क्या है, कैसे बनता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समूह कितने प्रकार के होते हैं। कुछ चर्चा हम इस वीडियो में ही कर लेते हैं कि समूह 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह, तृतीयक समूह, और समूह का एक प्रकार और होता है जिसे आभासी समूह, संदर्भ समूह या आदर्श समूह के नाम से जाना जाता है। तो अगले वीडियो में हम सामाजिक समूह के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं समाजशास्त्र के किसी विषय पर कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, ताकि समाजशास्त्र की जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो समाजशास्त्र से संबंधित है। भारत में आज समाजशास्त्र पर उतना अध्ययन नहीं हो रहा है जितना कि अमेरिका में हो। अमेरिका में सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र का विकास हुआ है। भारत में समाजशास्त्र को पास होने का विषय, महिलाओं का विषय आदि नामों से संबोधित करते हैं। समाजशास्त्र न तो पास होने के लिए है, न महिलाओं का विषय है, न सरल विषय है। ये पता आपको तब चलता है जब आप 100% की आशा करते हैं और नंबर आते हैं आपके 50, 55, 58, 60, क्योंकि आप समाजशास्त्र को एक सरल विषय ले लेते हैं। समाजशास्त्र सरल विषय नहीं है। समाजशास्त्र में जितने भी दी हुई जानकारी है वो 100% आकी हुई है, मूल्यांकन किया हुआ है, वही जानकारी आपको प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसी और जानकारी आपको प्रदान नहीं की जाती। एक बार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।